नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ प्रस्तुत एकांक की रीढ़ की हड्डी की रचयिता जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। और रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने उस स्थिति को भी बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है। फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रीढ़ की हड्डी। तो इसमें जो शुरुआत होती है इस तरह से है कि मामूली तरह से एक सजा हुआ कमरा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र मतलब 40 से 50 साल की उम्र के होंगे। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू और नौकर। तो ये बाबू है राम स्वरूप जी जो इस घर के मालिक हैं और नौकर है रतन। तो राम स्वरूप जी यानी कि बाबू कहते हैं कि अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस बिछा दूं साहब। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो नौकर चला जाता है और बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। तो बाबू यानी कि राम स्वरूप जी दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। तो राम स्वरूप जी दरी उठाते हैं और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और कहते हैं कि बीवी जी, या बीवी जी कौन है यहाँ पर? उमा, कि उनके कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। तो रतन चला जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाने लग जाते हैं। तो प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ी है मतलब गुस्से में है। तो राम स्वरूप जी कहते हैं, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना।
आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो प्रेमा जवाब देती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, इंट्रेंस मतलब 12वीं से नीचे की कक्षा, 10वीं या 11वीं। तो रामस्वरूप जी उसकी बात को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं कि चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। तभी रतन आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। और चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका लड़का। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आए मतलब सही तरीके से आए, सलीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी ख्याल मतलब पुराने घिसे पिटे। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तभी रतन जल्दी जल्दी आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी, क्या है, कोई आते हैं। तो रामस्वरूप जी दरवाजे से बाहर झांकते हैं और अंदर मुंह करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है, यह बाजा वह नीचे ही रखा है, कमबख्त, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा चली जाती है और बाबू रामस्वरूप जी बाजा उठाकर रखते हैं। तभी किवाड़ों पर दस्तक होती है और रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई मतलब चालाकी टपकती है। आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का यानी कि शंकर कुछ खीस नपोरने वाले नौजवानों में से है। खीसे नपोरना मतलब बेमतलब हंसना। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। तो ये झुकी कमर किनकी खासियत है? गोपाल प्रसाद जी के बेटे शंकर की। तो रामस्वरूप जी आगे कहते हैं, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बापू गोपाल प्रसाद जी बैठ जाते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप जी कहते हैं, यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, और सब बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था
और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर जवाब देता है, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तो रामस्वरूप जी उनसे पूछते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो शंकर जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? शंकर कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो ये बात रामस्वरूप जी को समझ नहीं आती, तो गोपाल प्रसाद जी उस बात को क्लियर करते हैं और कहते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना तो कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। तो रामस्वरूप जी आगे कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी है। तो यानी कि रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे! जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। मैट्रिक मने 10वीं कक्षा। तो रामस्वरूप जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि यह तो है ही। तो गोपाल प्रसाद आगे अपनी बात कहते हैं, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो रामस्वरूप फिर से उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। तो शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद अब एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदल देते हैं और कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? रामस्वरूप चौंक जाते हैं। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। और वे अंदर चले जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद धीमी आवाज में अपने बेटे शंकर से बात करते हैं, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और बात अधूरी रह जाती है क्योंकि बाबू रामस्वरूप जी आ जाते हैं और उनके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वे मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? और इस तरह वे चाय प्याले में डाल देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। तो रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद की सारी बातों में हाँ मिला रहे हैं। तो शंकर आगे कहता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या?
तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार को कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। तो गोपाल प्रसाद जी समोसा उठा लेते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो रामस्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर पूछता है, किस मामले में? तो रामस्वरूप जी कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोल पड़ते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाइए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलने का क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? क्या? रामस्वरूप चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद जी अपनी बात कहते हैं और आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए, एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी यहाँ भी गोपाल प्रसाद जी की बात में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। इस तरह की बेकार की बातें करते हैं और हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हैं और वे कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं, चाय और लीजिए? शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। अरे नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना ही था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं। रामस्वरूप कहते हैं ना, सिगरेट मंगवाऊं? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी यानी कि प्लेट अपने पिता को देती है।
उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, उनके मुंह से निकल जाता है एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जी सकपका जाते हैं। जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठ जाती है। तो गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप जी कहते हैं, जवाब रामस्वरूप दे रहे हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप है, वह कुछ नहीं कहती। तो रामस्वरूप जी जवाब देते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। तो जो भी सवाल गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं उनके जवाब उमा की बजाय रामस्वरूप जी दे रहे हैं। गोपाल प्रसाद आगे पूछते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा को कहते हैं कि उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। अब उमा जवाब देती है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा। उमा अपनी बात आगे कहना जारी रखती है और कहती है, अब मुझे कह देने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं और कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था? उमा तेज आवाज में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप इस बीच चुप हैं और उमा कहती जा रही है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप कहते हैं,
उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। और बेत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो। और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में वहां आती है और बताती है कि उमा उमा रो रही है। रामस्वरूप ये सब सुनकर खड़े हो जाते हैं। तभी रतन आ जाता है और कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये थी कहानी रीढ़ की हड्डी। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है। जो एकांकी का शीर्षक रखा गया रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का अर्थ क्या है। तो जिस तरह से शरीर को सीधा रखने में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व होता है, यही स्थिति चरित्र की भी होती है। तो यहाँ जो हड्डी है वो चरित्र का प्रतीक है। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी का प्रतीकार्थ है चरित्रवान होना। शंकर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, इस कारण वह चरित्रहीन था। और उसके पिता भी बीच में बोल रहे थे उसको कि सीधे बैठो, झुककर मत बैठो। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वह लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर काटा करता था और नौकरानी तक के पैर पड़ने पड़े थे उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए। वहां से वह भागा था, वहां से मुंह छिपाकर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह एक इज्जतदार व्यक्ति नहीं था, वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति था, चरित्रहीन था वह। तो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी एकांकी रीढ़ की हड्डी। तो आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।